नमस्कार, मैं योगाचार्य अनूप शुक्ला योग ज्ञानम एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले दिनों हमने बुद्धि के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़ा था और इसके पूर्व कई क्लासें हुई हैं। तो आज देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत में कैसे कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो विद्यार्थियों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, इस पर कार्य भी काफ़ी हुआ है। तो जो बुद्धि के सिद्धांतों पर शुरू से कार्य होते आए, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किए, तो इतनी सारे जो इसके सिद्धांत बने बहुत से, उनको दो भागों में मेनली डिवाइड कर दिया गया। तो एक को क्लासिकी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरीज कहा और दूसरे को आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरीज कहा। इसके अंतर्गत यानी क्लासिकल के अंतर्गत 1900 से पूर्व के सिद्धांत आते हैं, जबकि आधुनिक में 1900 से लेकर आज तक के सिद्धांत आते हैं। क्लासिकल में मेन 1880 के बाद फ्रांसिस गाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको संवेदी तीक्ष्णता का सिद्धांत कहा। ठीक है, तो यही क्लासिकल थ्योरीज में आता है। मेन रूप से उन्होंने कहा संवेदी तीक्ष्णता को ही ये कहा कि यही बुद्धि होती है। ठीक है, संवेदी क्षमताओं द्वारा ही बुद्धि का निर्माण होता है। हालांकि ये बहुत खरा नहीं उतरा वैज्ञानिक जांचों पर, लेकिन फिर भी इनके इस सिद्धांत के बाद यह काफ़ी सहायक भूमिका मिली आगे के रिसर्च करने के लिए। तो हम देखते हैं आधुनिक सिद्धांत में। तो आधुनिक सिद्धांत में जो सिद्धांत बने बुद्धि के, कई सारे सिद्धांत बने और मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इस विषय में अपने सिद्धांत दिए। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कारक के रूप में जो कहा, उन्होंने कहा कि बुद्धि एक पिंड के रूप में होती है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिकों ने जो है ऐसा बताया कि नहीं, जो बुद्धि होती है उसमें कई सारे फैक्टर या कारक होते हैं। इसी प्रकार से प्रक्रिया उनके सिद्धांत में वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि जो बुद्धि है उसको प्रोसेस के रूप में देखा, एक मेंटल प्रोसेस के रूप में देखा। तो देखते हैं कारकी सिद्धांत। कारकी सिद्धांत जो है हमारा, इसमें क्या है, बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में की गई है। अब इसको कुछ लोगों ने पिंडक माना और कुछ लोगों ने कहा ये जो होती है विभाजक, मतलब उसमें कई सारे कारकों के मिलने से होता है। तो कुछ लोगों ने बुद्धि का विभाजन करके उसके संगठन को बुद्धि माना है, कुछ लोगों ने एक पिंड के रूप में है और उसी को बस बुद्धि माना है। ठीक है, अब आगे आती है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत में बुद्धि को बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में माना और इसमें मेन रूप से हमारे पियाजे, स्टर्नबर्ग, डोरिया और गोलमैन आदि का सिद्धांत आता है। तो अब हम देखते हैं कारकी सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें कई सारे सिद्धांत हैं, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, समूह बुद्धि सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत और क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो हम देखते हैं 1 खंड का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के द्वारा, ठीक है, 2 खंड का स्पीयरमैन के द्वारा और इस प्रकार से समूह कारक जो है थर्स्टन के द्वारा, तो बहुकारक जो है वो थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा और क्रमिक महत्व का वर्णन के द्वारा दिया गया। हम देखते हैं एक एक करके। इसमें जो 1 खंड का सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया और इसमें ऐसा माना गया कि बुद्धि समग्र रूप वाली होती है। यह एक एकत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको जो है 1 खंड का सिद्धांत मानते हैं, यानी कि पिंडक के रूप में सिर्फ इन्होंने माना। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीयरमैन ने क्या 2 खंड का सिद्धांत माना और इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है वही बुद्धि होती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हर कार्य करने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है उसको सामान्य कारक या जर्नल फैक्टर कहा, यानी जी, और कहा कि हर एक क्रिया को करने की कुछ स्पेसिफिक विशेषता या योग्यता की आवश्यकता होती है, उसको एस फैक्टर या विशिष्ट कारक कहा। उन्होंने कहा जो सामान्य जर्नल फैक्टर होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात होता है, ठीक है, और इस पर पूर्व अनुभूति और शिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ सकता, यानी ये फिक्स होता है। ठीक, और जो विशिष्ट कारक है इसका अर्जन किया जाता है, इसलिए इसको अर्जित कारक भी कहा। यह परिवर्तनशील होता है, यानी किसी व्यक्ति और जो है अनुभव प्रशिक्षण का इस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे किसी के अंदर बहुत सी स्किल्स हैं, जैसे गाड़ी ड्राइव करना, तबला बजाना, संगीत गाना, ठीक है, तो इस प्रकार से ये एबिलिटीज़ हैं, ये एस कारक हैं। लेकिन इन सबको करने के लिए जिस क्षमता की आवश्यकता सभी जगह होती है, बेस रूप में जो क्षमता काम करती है वो जी फैक्टर होती है। ठीक है, तो इसलिए इनके सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा या राजतंत्रीय सिद्धांत कहा, क्योंकि यह अन्य सभी सिद्धांतों का एक बेस तैयार करता है, तो राजतंत्रीय सिद्धांत कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत।
इन्होंने कहा जो बुद्धि होती है 7 प्रधान मानसिक क्षमताओं का समूह होती है और ये सभी क्षमताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है आश्रित हैं, एक पे कोई डिफेक्ट आ जाए तो दूसरी भी डिफेक्ट हो जाएंगी। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। और ये 7 योग्यता इन्होंने क्रमशः इस प्रकार से आपको दी कि शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, दैशिक योग्यता, आंकिक योग्यता, तर्क शक्ति, स्मृति शक्ति और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता। इस प्रकार से इन्होंने 7 क्षमताओं को दिया और इसको मापने के लिए इन्होंने एक टेस्ट भी बनाया। कौन सा? टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या PMA टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत कहिए, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत कहिए। ठीक है। तो इसको थॉर्नडाइक ने दिया और गिलफोर्ड ने दिया। थॉर्नडाइक का जो बहुकारक बुद्धि सिद्धांत है, इसमें उन्होंने कहा कि जो बुद्धि की रचना होती है बहुत से छोटे छोटे तत्व या कारकों के मिलने से होती है। तो अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं। इसलिए इसको क्या कहा? बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत कहा थॉर्नडाइक को। गिलफोर्ड ने इस पर थोड़ा सा और आगे बात करते हुए जो है इन्होंने कहा कि बुद्धि बहुकारक से तो होती है लेकिन उसमें मेन 3 होती हैं। त्रिविमीय सिद्धांत इसलिए इसको कहते हैं, या त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है। ये 3 मॉडल है, डायमेंशंस जो है वो है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। और बोले इन तीनों ही डायमेंशंस के, इन तीनों ही कारकों के उपकारक भी होते हैं। ठीक है। मूल रूप से इन्होंने कहा था संक्रिया के 5, विषय वस्तु के 4, उत्पाद के 6 और बाद में संशोधन करके जो नया विभाजन है इनका 6, 5 और 6 है। इस प्रकार से इन्होंने प्रारंभ में 120 कारक कुल बताए थे और बाद में 180 कारक बताए थे। ठीक है। थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक जी ने अनेक विशिष्ट क्षमताओं के समूह को ही जो है एक प्रकार से बुद्धि माना और इन्होंने बुद्धि को प्रकार में भी बांटा और 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। ठीक है। तो ये गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, गिलफोर्ड ने जो 3 विमाओं में बांटा, इनकी 3 विमाएं देखें तो ये हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद और इसके भी पुनः उपकारक होते हैं। इस प्रकार से 120 कारक हो जाते हैं कि JP गिलफोर्ड के द्वारा 1967 में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत या पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। यानी इन्होंने जो पूर्व में स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिलफोर्ड ने दिया अपना 2 कारक बहुकारक सिद्धांत जो दिए, उसको इसमें जो है यानी कि स्पीयरमैन ने G कारक दिया था और समूह कारक थर्स्टन ने दिया था, जबकि बहुकारक थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड ने दिया था। तो इन तीनों को कंबाइन करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा भाई जो है बुद्धि की तुलना पिरामिड से करते हुए इसके विभिन्न कारकों को एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें यानी कि एक क्रम से लगाया इन्होंने। सबसे ऊपर G कारक था, सबसे नीचे S कारक को रखा, जबकि थर्स्टन के समूह कारक को बीच में रखा और तीसरे पर गिलफोर्ड के बहुकारक को रखा। हम यहाँ पर इन तीनों को ही देख सकते हैं क्रम से। ठीक है। इन तीनों को ही क्रम से देख सकते हैं और इस प्रकार से बुद्धि की तुलना पिरामिड से की। अब इस पिरामिड को आप थोड़ा सा और अगर अच्छे से समझना चाहें तो ये है, सबसे ऊपर G कारक, फिर G के अंतर्गत कई सारे थर्स्टन के समूह होते हैं, यानी ऊपर स्पीयरमैन हो गए, फिर थर्स्टन के समूह दिया और ये जो एबिलिटीज जिनके मिलने से थर्स्टन ने कहा था कि बुद्धि का निर्माण होता है, इनके फिर अंदर बहुकारक के रूप में कि प्रत्येक एबिलिटी के अंदर भी बहुत सी एबिलिटीज होती हैं। तो इस प्रकार से ये गुच्छे के गुच्छे बनते चले गए और ये एक पिरामिड का रूप धारण करता चला गया, इसीलिए इसको पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का। इसमें गार्डनर ने मस्तिष्क व्यवहार संबंध पर आधारित सिद्धांत दिया, यानी कि कुछ मस्तिष्क क्षतिग्रस्त रोगी थे जिन पर अध्ययन किया और कहा किस प्रकार से मस्तिष्क क्षति होने पर व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा, और इस आधार पर इन्होंने कंक्लूजन निकालते हुए कहा कि बुद्धि के 7 तरह के स्वतंत्र एवं समान रूप से महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। ठीक है। और हाल ही में इन्होंने 3 और प्रारूपों को अपने सिद्धांत में जोड़ दिया, जो कि ये 3 हैं। तो इन्होंने कौन कौन से बताया? भाषाई, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतकीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी, आध्यात्मवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके योग को ही इन्होंने बुद्धि कहा, इसीलिए इनका बहुबुद्धि सिद्धांत कहा गया। इस प्रकार से कारकी सिद्धांत में हमने मेन जो भी सिद्धांत थे उनको हमने देखा। अब बात आती है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की। तो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत क्या है? इसमें तो जैसा कि पहले देखा था बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में इसको
बुद्धि को इसमें जाना गया, समझा गया और बौद्धिक मेंटल प्रोसेस के रूप में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया गया, जिसमें से स्टर्नबर्ग, पियाजे, लूरिया और गोल्डमैन इनके सिद्धांत प्रमुख हैं। हम देखते हैं पियाजे के सिद्धांत में, जब हम पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं तो इनकी बात है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का ही दूसरा रूप बुद्धि को इन्होंने माना है। यानी बुद्धि का दूसरा रूप संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को माना है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं कि व्यक्ति जब जन्म के बाद से चीज़ें धीरे धीरे सीखता है और उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो यानी जैविक परिपक्वता जो उसके अंदर होती है वो, ठीक है, जो विकास होता है, और वातावरण के साथ की गई उसकी अंतःक्रिया, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही बुद्धि होती है। इन्होंने 1970 में अपने इसका संशोधित रूप प्रकाशित किया था और इन्होंने बुद्धि को अनुकूली प्रक्रिया के रूप में माना है, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने यह कहा कि बुद्धि को विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में हुए परिवर्तन के रूप में इन्होंने माना, ठीक है। अब इन्होंने कहा यह विकास 4 अवस्थाओं में होता है, ठीक। बाल विकास में विशेष रूप से इसके अंदर सब पढ़ना होता है कि किस प्रकार से होता है। आपको यहाँ पर जो याद रखना है कि पियाजे का जो सिद्धांत है बुद्धि का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा स्टर्नबर्ग का त्रितत्व सिद्धांत। इन्होंने क्या माना, इन्होंने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में माना और कहा कि ये जो आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता होती है, ये बुद्धि है, उसमें तीन कंपोनेंट मेन रूप से होते हैं: घटकीय बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। यानी कि घटकीय बुद्धि यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है जो बौद्धिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। अनुभवजन्य बुद्धि क्या, एक्सपेरिमेंशियल जो इंटेलिजेंस होता है वही है, और इसके द्वारा ही व्यक्ति क्रिएटिव कार्य कर पाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी माना है। जबकि संदर्भात्मक बुद्धि स्वयं को वातावरण के साथ एडजस्ट करने की क्षमता होती है। तो इसी के त्रितंत्र सिद्धांत कह दिया गया कि इन्हीं तीनों के से मिलकर बनने वाले तंत्र ही बुद्धि कहलाता है, इसलिए इसको त्रितंत्र सिद्धांत कहा। नेक्स्ट है हमारा लूरिया का सिद्धांत। लूरिया का सिद्धांत, इसे पास मॉडल कहा गया क्योंकि इन्होंने ये देखा कि कुछ केस थे, यानी कि मस्तिष्क की क्षतिग्रस्त किसी प्रकार के जो रोगी थे, उनके मस्तिष्क की संरचनाओं का विश्लेषण किया और उस पर आधारित अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इसमें 3 सिद्धांत, 3 तरह की इसमें जो है विज्ञानों का समावेश हो जाता है: न्यूरो मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, मनोमित्तिक यानी जो साइकोलॉजी है या साइकोकिक है, उस तीनों के सिद्धांतों को इन्होंने समावेश किया है। और ये माना कि केंद्रीय संसाधन प्रक्रम में मुख्यतः 4 तत्व होते हैं और इन्हीं 4 तत्वों के प्रथम अक्षर को मिला के, यानी प्लानिंग का P, अटेंशन का A और इस प्रकार से S, ये लेकर के पास मॉडल बनाया, यानी PASS, पास मॉडल। तो इसी को पास मॉडल कहते हैं। तो लूरिया का सिद्धांत है पास मॉडल, और इन्होंने कहा कि मस्तिष्क की संरचनाओं पर आधारित विश्लेषण करके अपना सिद्धांत दिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है गोल्डमैन का सिद्धांत। गोल्डमैन का सिद्धांत निष्पादन मॉडल कहलाता है या सामवेगिक बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली में जो व्यक्ति सफलताएं जीवन में हासिल करता है, प्राप्त करता है, उसका 80% कारण इन्होंने कहा सामवेगिक बुद्धि ही होती है। IQ का कारण IQ केवल 20% होता है और इसी 20% को जो है मापने के लिए बुद्धिलब्धि लोग निकालते हैं। अतः इन्होंने कहा सामवेगिक बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सामवेगिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति सफलताएं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसे प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, इसीलिए इसको निष्पादन मॉडल कहा गया। तो यह था हमारे गोल्डमैन जी का सिद्धांत। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि बुद्धि क्या होती है कारक के रूप में तथा मेंटल प्रोसेस के रूप में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने पेश किया और बुद्धि को समझने का, समझाने का प्रयास किया। तो ठीक है, ये था हमारा बुद्धि के सिद्धांत टॉपिक। आप बने रहें, कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अगर कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बने रहें, देखते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।